जोहार, नमस्कार। मैं आज तीसरा अध्याय का अफवाह नामक चैप्टर का चौथा वीडियो और अंतिम वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें सर्वप्रथम झील के बारे में सविस्तार पूर्वक जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद सेकेंड में है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। थर्ड में है नदी प्रदूषण। तो इन तीन बिंदुओं में से एक एक बिंदु करके हम लोग सविस्तार पूर्वक देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम झील क्या है, इसका आकार कैसा होता है, क्या सभी झील का आकार एक ही जैसा होता है? तो नहीं। हमारे देश भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में काफी भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। यहाँ कुछ ऐसे झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों या बर्फ की चादरों की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झील का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि झील का निर्माण दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक झील विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। अर्थात कोई ऐसी नदी है जो टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में बहती हुई जाती है और अंततः वह टेढ़ी मेढ़ी अवस्था को कटअप करके अपना रास्ता सीधा कर लेती है। किनारे वाले भाग में एक पानी का जमाव हो जाता है, झील का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोकुल झील। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये तब बनी जब किसी क्षेत्र के शिलाएं अर्थात मिट्टी के हिमानी के मार्ग बंद हो गए। अर्थात ये शिला हिमानी बहते बहते उसके मार्ग में अवरुद्ध हो जाता है और वहां पर झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का झील जम्मू और कश्मीर में बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। मानव निर्मित झील जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना के समीप है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये मानव निर्मित झील है। इसके बाद इंडिया के मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो इसमें भारत में मुख्य नदियां और मुख्य झीलें कहां कहां पर अवस्थित हैं, चूंकि हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। ये सभी झील के आकृति के समुद्र हैं, इसीलिए झील होते हुए पर भी इनको सागर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लोकतक झील, जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं कि बीच वाला भाग में काफी मात्रा में लंबे चौड़े एरिया में पानी की मात्रा है और दोनों तरफ स्थल भाग है। और यह लोकतक झील एक प्राकृतिक झील है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसे झील का क्या महत्व हो सकता है। तो एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है।
इनका प्रयोग विद्युत जल उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ये सभी झील के महत्व के बारे में उल्लेख किया। अब इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व, अर्थात हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो भी नदियां हैं उनका अर्थव्यवस्था में क्या क्या महत्व हो सकता है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य रहा है, जैसे सिंचाई करना, नाव संचालन करना, जल विद्युत निर्माण करना इत्यादि। नदियों का महत्व बहुत अधिक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज से प्राचीन काल में किसी न किसी सभ्यता का विकास हुआ है, वह नदी के किनारे ही हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखते हैं नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण किससे कहते हैं? जब नदी के जल को कृत्रिम तौर ढंग से नदी के जल को दूषित कर दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं नदी प्रदूषण हो गया। अर्थात नदी के जल को मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं ला सकता है, यहां तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे के लिए भी यह हानिकारक होने लगता है। तो इस प्रकार से नदी जल की घरेलू, औद्योगिक, कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, अर्थात नदी के जल का उपयोग कम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के अधिक जल निकासी होती है और इसका आयतन घटता जाता है। उद्योगों का प्रदूषण या परिष्कृत कचरों की नदियों में मिलने से जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उद्योग से जो भी यह परिष्कृत कचरा निकलता है और नदी के जल में जाकर मिल जाता है तो नदी का जल दूषित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण हो गया। वह जल मनुष्य के जीवन में उपयोग करने लायक नहीं रह जाता है और न ही कोई जीव जंतु उपयोग कर सकता है, यहां तक कि पेड़ पौधे भी उसको सुपोषण के रूप में नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार ने अनेक तरह तरह के कार्य योजनाएं लागू की है, जैसे नमामि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, जिसके माध्यम से गंगा नदी को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जा रहा है। तो छात्रों, इसी के साथ ये चैप्टर अंत हो जाता है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर जलवायु नामक चैप्टर के साथ।